सेकेंड एडिशन ऑफ दिस कॉन्क्लेव। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स का ये कॉन्क्लेव और ये उसका सेकेंड एडिशन है। मैं इसके लिए इसके सूत्रधार करण सिंह चेत्री जी और मुन्नी मल्होत्रा, पूनम लाल को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ कि इस तरह का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में इस इशू पे आके। हालांकि एज ए मिनिस्टर आई हैव टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ये लगता है कि आज जो स्पोर्ट्स है भारत की सरकार की प्रायोरिटी भी बना है। पिछले साल आप लोगों ने जो फर्स्ट एडिशन था उसमें ग्रास रूट डेवलपमेंट, एथलेटिक सपोर्ट, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। और इस बार यह कॉन्क्लेव क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मंच इन्वेस्टर्स, फ्रेंचाइजीज, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट को एक साथ लेकर के नॉलेज एक्सचेंज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और ग्लोबल एक्सीलेंस की ओर जाएगा। आज मैं आपके सामने कॉल टू एक्शन की भी बात करता हूं। कॉर्पोरेट इंडिया से ये आग्रह करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार भी करें। इसको केवल सीएसआर की एक्टिविटी ना माने और इसको सीएसआर चेकबॉक्स से आगे लेकर के जाएं, जिससे कि ये केवल चैरिटी की बात ना रह जाए कॉर्पोरेट्स के द्वारा, ये स्ट्रेटेजी की बात हो, ये नेशन बिल्डिंग की बात हो, ये यूथ बिल्डिंग की बात हो। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाए, इंडिया का रोल भारत की संस्कृति में स्पोर्ट्स इन्वॉल्व था। पुरानी अपनी यात्रा को अगर ध्यान करें तो मथुरा के कुश्ती के अखाड़ों से लेकर हस्तिनापुर की आर्चरी फील्ड्स, कुरुक्षेत्र की रथ दौड़, केरला की मार्शल आर्ट्स, भारत के प्राचीन नगर केवल ज्ञान और आधुनिकता का केंद्र नहीं थे, बल्कि फिजिकल एक्सीलेंस का केंद्र भी थे। महाभारत काल की बात करें तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य का धनुर्विद्या की बात हो, गदा युद्ध की बात हो, तलवारबाजी की बात हो, तो न केवल ये योद्धा ही बने बल्कि इनकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आता है। और यही चीज हमें इनकलकेट आजकल के मॉडर्न भारत में भी करनी चाहिए। अगर हम तमिल संगम की बात करें, एंशिएंट तमिल संगम की बात करें तो जेवलिन थ्रोइंग, हॉर्स राइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इन सब चीजों का उल्लेख और संदर्भ भी हमें अपने पुराने ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेद में मिलता है। तक्षशिला और नालंदा जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वर्ल्ड लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, उनमें सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं थी। उस बात में तो उनका एक्सीलेंस था ही, बट फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मल्लखंब, कबड्डी, कुश्ती, योगासन दैनिक चर्या के पार्ट थे उस समय के स्टूडेंट्स के लिए। उससे केवल उनका मनोरंजन की बात नहीं थी, उनके जीवन में कैरेक्टर बिल्डिंग, कम्युनिटी, टीम प्लेइंग, इन सब चीजों को, करेज को विकसित करने की बात पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने बहुत काम किया। ये विरासत हमें याद दिलाती है स्पोर्ट्स कोई वेस्टर्न इंपोर्ट नहीं है, ये गहराई से भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में डीप रूटेड है। आज वो समय आया है जब हम गर्व और उद्देश्य के साथ इसे हमें पुनः अपनाना चाहिए। स्पोर्ट्स को कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से ऊपर उठाकर नेशनल डेवलपमेंट के सेंटर में लाना होगा। ये ह्यूमन कैपिटल का एक पिलर है, इंडस्ट्री का एक ड्राइवर है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक पावरफुल टूल। जब कोई नेशन स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो डिसिप्लिन, रेजिलेंस, टीम वर्क में इन्वेस्ट करता है।
वो वैल्यूज जो केवल एथलीट को नहीं बल्कि सिटीजन को भी शेप करती है। भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी वर्तमान में $52 मिलियन की है और ये 14% CAGR की दर से ग्रो करते हुए 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने की संभावना रखती है। स्पोर्ट्स अब टेलीकॉम जैसे एस्टैब्लिश इंडस्ट्री को पीछे छोड़ रहा है, ऑटोमोटिव और टूरिज्म के स्केल तक पहुंच रहा है। ये सेक्टर $9 बिलियन के इनडायरेक्ट टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। देश की इकोनॉमी जो आज विश्व में चौथे स्थान पर पहुंची है, हमने जापान को भी सरपास किया है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। 4.7 मिलियन जॉब्स को जनरेट करता है। 2020 में $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुका है। ग्लोबली इंडिया की स्पोर्ट्स इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से बड़ी है और अब यूके से भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह गई है। यह ट्रांसफॉर्मेशन आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उससे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स की भूमिका को लगातार बढ़ावा दिया है। उत्तराखंड के नेशनल गेम्स के दौरान उन्होंने कहा था कैसे स्पोर्ट्स को अब हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, यूथ एम्पावरमेंट और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स अब केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रह गया। आज आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो स्पोर्ट्स की बात नहीं करता। स्पोर्ट्स उनकी मेन एक्टिविटीज में है, वो करियर को शेप करते हैं और ये करियर का पाथ और इंडस्ट्री और नेशनल प्राइड की इंजन बन चुका है। मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी है कि अभी 1 जुलाई को ही यूनियन कैबिनेट ने, जिसमें प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को उन्होंने चेयर करते हुए इसको अप्रूव किया और इसके जो पिलर्स हैं इस नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को इंटीग्रेट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। और इसके अगर मैं 5 पिलर्स की बात करूं, एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एज ए पीपल्स मूवमेंट एंड लास्टली इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। आज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को अप्रूव करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए भी पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को भी बताया है कि हम आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयार हैं और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन एज ए नेशन होगा। न केवल हम एक कंपटीशन की बात है बल्कि देश के डेवलपमेंट की बात है, यूथ को एम्पावर करने की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्पोर्ट्स को कॉर्पोरेट एजेंडा में इंटीग्रेट किया है। हमने अपने शेड्यूल 7 में CSR के लिए CSR ऑब्लिगेशन के तहत फंड करने की अनुमति भी दी है, जिसमें कंपनीज को रूरल, ओलंपिक, पैरालंपिक्स और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में CSR ऑब्लिगेशन के तहत फंड्स करें। इसके लिए भी हमने इस बात के लिए उसको इंक्लूड किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में स्पोर्ट्स में CSR इन्वेस्टमेंट में 526 करोड़ रुपए तक उसको हमने देखा कि कंपनीज ने अपने CSR एक्सपेंडिचर में लगभग 525 करोड़ रुपए को इंक्लूड किया, जो कि 22 में लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब था। सरकार रूरल और रिमोट एरियाज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से जो ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट्स को सर्च करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नर्चर करना और रूरल स्पोर्ट्स सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल और ओलंपिक स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स भी प्रदान करता है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्पोर्ट्स को स्कूल करिकुलम में भी इंटीग्रेट किया है, जिससे बच्चों को स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन को एक्सेस मिल रहा है। यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही सोशल बिलीफ्स, जो पहले अक्सर कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे, लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, इस बात को गलत साबित कर रही है। आज स्पोर्ट्स केवल पास टाइम नहीं रह गया है, बल्कि करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनके भी दिखता है। इंडिया की स्पोर्ट इंडस्ट्री इस समय 10,000 करोड़ से अधिक की हुई है। इसमें मार्केटिंग, एनालिटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी आदि अनेकों अवसर उपलब्ध हैं। फिर भी हमारी प्रगति के बावजूद भारत अभी भी ओलंपिक परफॉर्मेंस में छोटे नेशन से भी बहुत पीछे है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के बावजूद भारत 2024 ओलंपिक्स में 44वें स्थान पे रहा, जबकि फिजी और मंगोलिया जैसी छोटी कंट्रीज हमारे से बहुत आगे रही। साथ साथ अगर हम चाइना को भी देखेंगे तो चाइना का सेंट्रलाइज स्पोर्ट्स सिस्टम अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से उसे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में आज ग्लोबल लीडर उसको बना दिया है। इंडिया चाइना के मॉडल से सीख भी सकता है, लेकिन हमारे पास एक पावरफुल डोमेस्टिक एग्जाम्पल भी है उड़ीसा का हॉकी एडॉप्शन मॉडल। उड़ीसा ने न केवल नेशनल हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, बल्कि एक होलिस्टिक इकोसिस्टम भी तैयार किया, जिसमें फेडरेशंस, कॉर्पोरेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन को शामिल किया। स्टेट्स ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट किया। टाटा ग्रुप, JSW स्पोर्ट्स, रिलायंस, अभिनव बिंद्रा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन और कॉर्पोरेट्स के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी बनाए। यह मॉडल हॉकी से आगे बढ़कर रग्बी, स्विमिंग, फुटबॉल, एथलेटिक्स तक फैल चुका है और उड़ीसा को इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल भी बनाया है। हम उड़ीसा से भी सीख सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दूसरे स्टेट्स को भी उड़ीसा से इन इश्यूज को समझ के और उनका उदाहरण लेकर के स्पोर्ट्स के अंदर अपने स्टेट्स को, दूसरे स्टेट्स को भी आगे आने का आह्वान किया है। कॉर्पोरेट इंडिया को उड़ीसा से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए और केवल फंडिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि इसका एक इकोसिस्टम बनाकर कल्पना कीजिए कि कोई टेक कंपनी स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करे और कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी साइकिलिंग को सपोर्ट करे या कोई हेल्थ केयर ब्रांड पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, तो ये पार्टनरशिप नए मार्केट्स खोल सकती है, ब्रांड इक्विटी बना सकती है और भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स को स्पोर्ट्स को वर्क प्लेस कल्चर में भी एम्बेडेड करना चाहिए। प्यूमा, पेप्सिको, TCS जैसी कंपनीज ने दिखाया है कि इंटरनल स्पोर्ट्स लीग और वेलनेस प्रोग्राम्स कैसे मोरल, प्रोडक्टिविटी और टीम स्पिरिट को बूस्ट करता है। वर्क स्पेसेस में स्पोर्ट्स को केवल रिक्रिएशन नहीं, यह लीडरशिप डेवलपमेंट का भी एक बड़ा टूल साबित हो सकता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्पोर्ट्स को भारत की 2036 ओलंपिक होस्टिंग एस्पिरेशन से जोड़ा जा रहा है। ओलंपिक की होस्टिंग न केवल भारत की ग्लोबल स्पोर्टिंग प्रोफाइल को एलिवेट करेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन को भी बूस्ट करेगा। स्पोर्ट्स इवेंट्स अब केवल आइसोलेटेड स्पेक्टिकल से नहीं देखे जाने चाहिए, ये इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट भी है। स्पोर्ट्स नेशन बिल्डिंग इन मोशन, यह यूथ को एम्पावर करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को फोस्टर करता है। यह वह स्पेस है जिसमें भारत केवल पार्टिसिपेट नहीं, लीड कर सकता है। 140 करोड़ का देश आज हर क्षेत्र में विश्व को कम्पीट कर रहा है, तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कर सकता? यदि कॉर्पोरेट लीडर्स नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करें, तो हम एक ऐसा स्पोर्टिंग कल्चर बना सकते हैं जो एस्पिरेशनल, एसेसिबल और इकोनॉमिकल वायबल भी हो। हम सब
स्पॉन्सरशिप से स्टीवर्डशिप्स की तरफ अगर बढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक, स्केलेबल और सस्टेनेबल होगी। इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर केवल मेडल्स में नहीं है, बल्कि मार्केट्स, माइंडसेट्स, मूवमेंट्स में है और उस फ्यूचर को आप सबकी आवश्यकता है। मैं आज के इस कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कॉन्क्लेव फिर हिम्मत करके इसको ऑर्गेनाइज किया है। कॉर्पोरेट लीडर्स, इनोवेटर्स, चेंज मेकर्स, इन सबको यहां पर बुलाया भी है और आप लोगों की डेलिब्रेशन से मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि भारत जब 2036 के ओलंपिक की तैयारी कर रहा है तो उसमें आप सबका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार पुनः ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। Please, sir, if you remain on the stage, ladies and gentlemen, a big round of applause for Honorable Minister for that powerful call to the corporate requesting Guru Nanak please support me behind I am game. Nadi Malhotra, please do the honors as well. Please join us on stage to felicitate Honorable Minister. Please help Malhotra and make for the very powerful address. I hope all the brands, all the corporates in the room are listening. Sports is not just a spectator sport. We have to use it as a catalyst to transform the economy, ladies and gentlemen. वो जो बात सर आपने कही कि kids now consider sports as their main activity, not extracurricular. So that taaliyan se please, thank you so much sir for honoring us with your presence. Powerful address, a call to action for all the brands in the room. Of a lunch break. We've got a packed schedule, as you know, packed after 15 minutes. 9 o'clock, we'll see you back here. I'll also join you for a quick lunch. And then I'm going to ask you some more for getting into the next panel. Thank you. We'll see you shortly.